वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज मनी बिल देखेंगे, इसके साथ ही इश्यूज क्या हैं मनी बिल से रिलेटेड वो देखेंगे। लक्ष्मीकांत में नहीं दिए गए हैं उनको भी कवर करेंगे एंड इसी से रिलेटेड ही है मोहम्मद सैयद सिद्दीकी केस, इंपॉर्टेंट है, मनी बिल से रिलेटेड है, इसको भी देखेंगे। मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है 110 आर्टिकल में। इस टेक्निकल डेफिनेशन से पहले सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मनी बिल का मतलब है लोगों की मनी को गवर्नमेंट ने कैसे यूज करना है। पब्लिक मनी एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू कलेक्ट करता है और वो मनी कलेक्ट होकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाती है। नो गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव इस मनी को इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करेगा। बट बिकॉज ये मनी लोगों की मनी है, ये लोगों का पैसा है, एग्जीक्यूटिव हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ पर होते हैं? लोकसभा में। सो जब भी एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विदड्रॉ करेगा, यूज करेगा, इस चीज के लिए उसको लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये लोगों की मनी है, गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है, तो ये एक सिर्फ गवर्नमेंट या फिर पब्लिक बिल ही हो सकता है और इसको एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और क्योंकि ये लोगों की मनी है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल होना है गवर्नमेंट को, इसके लिए ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। अब चलते हैं 110 में, जिसकी टेक्निकल डेफिनेशन दी गई है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें जो भी होंगी वो 110 आर्टिकल के अकॉर्डिंग मनी बिल का पार्ट बनेगी। टैक्सेशन से रिलेटेड कि टैक्स को इम्पोज करा गया, कोई न्यू टैक्स इम्पोज करा गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था कोई टैक्स, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। टैक्स के रिमिशन की बात करी गई है, उसको कम करा गया है, चेंज करा गया है टैक्स को। टैक्स से रिलेटेड कोई नियम कानून बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाई गई हैं, ये सारी चीजें टैक्सेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें ही मनी बिल का पार्ट बनेगी। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, लॉ होंगे, रेगुलेशंस होंगी, कैसे इन बोरोइंग्स को रेगुलेट करा जाएगा, ये चीजें भी मनी बिल का ही पार्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू 110 आर्टिकल। ऐसे ही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनकी कस्टडी की बात जब करी जाएगी, कैसे इनमें से मनी को यूज करा जाएगा, कैसे विदड्रॉ करा जाएगा इन फंड्स में से, तो ये चीज भी मनी बिल का ही पार्ट बनेगी। अब देखिए कस्टडी देखें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया कि इसमें लोगों की मनी होती है और एग्जीक्यूटिव इस मनी को इंडिया के लिए यूज करेगा। क्योंकि अब देखिए लोगों की मनी है तो इसका जो कस्टडी होगा वो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के पास होना चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास ही इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कस्टडी रहेगा। ऐसे ही है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसमें से मनी इमरजेंसी टाइम पर यूज करी जाती है और इसकी कस्टडी रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो जो फंड्स हैं इनकी कस्टडी की बात भी मनी बिल का ही पार्ट बनेगी। ऐसे ही इन फंड्स में से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैसे मनी को अप्रोप्रिएट करा जाएगा, कैसे मनी को यूज करा जाएगा, और इसके लिए आएगा फिर अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये चीजें भी मनी बिल का ही पार्ट बनेंगी। ऐसे ही जब भी देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, वो इम्पार्शियली काम कर सकें, इसके लिए जो भी उनको सैलरी और अलाउंस मिलती है, दैट सैलरी एंड अलाउंस इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस चीज का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार सैलरी फिक्स कर दी गई है, पार्लियामेंट वोट करके उसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो जो भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मनी होती है, जो भी उससे ये चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको पार्लियामेंट वोट करके चेंज नहीं कर सकता है, वो वोटेबल नहीं होते हैं। और जब भी इन सैलरीज की डेक्लेरेशन करी जाएगी वो चीज भी मनी बिल का ही फिर पार्ट बनेगी। ऐसे ही रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और इनकी कस्टडी। देखिए इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ये सारे फंड्स हमने देखने भी हैं। इनमें अब देखिए मनी भी ऐड करी जाएगी। इस मनी का ऑडिट होगा कि यूनियन ने या फिर स्टेट ने स्टेट फंड से कैसे इस मनी को खर्च करा है,
किस वे में यूज़ करा है, इनकी सारे फंड्स की कस्टडी की बात, कैसे मनी इन फंड्स में ऐड करी जाएगी, ये चीज़ें भी मनी बिल का ही पार्ट बनेगी। तो ये तो थे 6 पॉइंट, लेकिन एक है 7th पॉइंट लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है, जिसमें बात करी गई है एक वर्ड इंसिडेंटल की। ये चीज अब इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेवंथ प्रोविजन ऑफ 110 आर्टिकल बात करता है कि कोई भी चीज, कोई भी मैटर जो इन सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, टैक्स से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी कोई इंसिडेंटल मैटर होगा वो भी मनी बिल का ही पार्ट बन जाएगा। अब इंसिडेंटल का मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि वो चीज मनी बिल से ही रिलेटेड थी, बट क्योंकि वो इंसिडेंटल थी, इंसिडेंटल का डिक्शनरी मीनिंग होता है कि कोई चीज एक हैपन होगी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग एल्स। वो इंडिपेंडेंट चीज नहीं थी, ये चीज चल रही थी बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस हुआ बी चीज, तो ये बी चीज ए का इंसिडेंटल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले जो आधार बिल आया था, अगर हम आधार बिल की बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रेज हुआ था, क्योंकि जब भी जो स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने इसको एज मनी बिल इंडोर्स कर दिया था, क्योंकि मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें इंसिडेंटल थी। बट लोगों के अकॉर्डिंग ये एक तो उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा था, और लोगों के अकॉर्डिंग ही ये मनी बिल नहीं हो सकता था। लोगों की मनी इसके लिए, आधार बिल के लिए स्पेसिफिकली यूज नहीं करी जा सकती थी। बट क्योंकि सिर्फ कुछ पार्ट्स ही मनी से रिलेटेड थे इस आधार बिल में, स्पीकर ने इसको मनी बिल इंडोर्स कर दिया, और क्योंकि स्पीकर ने इसको इंडोर्स कर दिया था तो राज्यसभा की सारी पावर चली गई, क्योंकि राज्यसभा तो अब जस्ट रिकमेंडेशन ही दे सकता था इस आधार बिल पर, कोई भी अमेंडमेंट्स प्रपोज नहीं कर सकता था, चेंजेस नहीं कर सकता था, ना ही इसको रिजेक्ट कर सकता था, तो राज्यसभा की सारी पावर ही चली गई थी। तो ये जो इंसिडेंटल वर्ड है, ये बहुत खतरनाक वर्ड है जो इस 110 आर्टिकल में ही दिया गया है, और इसका मिसयूज भी बहुत बार गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है। अगर कोई भी चीज, कोई भी मैटर जिसमें थोड़ी सी भी मनी की बात करी गई हो, उसको एक मनी बिल ही कंसिडर करके पास करवा दिया जाता है। तो ये तो था इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन। इसके साथ ही देखिए बताया गया है कि कुछ प्रोविजंस, कुछ चीजें जो पैसे से रिलेटेड हों बट वो मनी बिल का पार्ट नहीं बनेगी, जैसे कि फाइन। अगर कोई पेक्यूनरी पेनल्टी लगाई है, कोई पैसे से रिलेटेड फाइन लगाया गया है, कोई पीएसयू है उसके ऊपर पैसे से रिलेटेड फाइन लगा दिया गया है, तो वो भी मनी बिल का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर कोई गवर्नमेंट ने सर्विस दी है, गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, से कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने कोई काम स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही काम स्टार्ट करना है, उसको लाइसेंस लेना होगा, तो ये सारी चीज़ें भी मनी बिल का पार्ट नहीं बनेगी। ऐसे ही अगर देखिए हमने यहाँ पर बात करी थी टैक्सेशन से रिलेटेड, बट अगर कोई टैक्सेशन लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड है, कोई लोकल बॉडी से रिलेटेड है, तो वो टैक्सेशन मनी बिल का, वो टैक्स मनी बिल का पार्ट नहीं बनेगा अगर वो लोकल अथॉरिटी या फिर लोकल बॉडी से रिलेटेड है। तो ये तो था इसका डेफिनेशन का पार्ट। अब देखिए ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्योंकि ये एक मनी बिल है, लोगों की मनी यूज करी जा रही है, तो ये बस एक गवर्नमेंट बिल ही होगा, ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता है। इसको एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा, और इसको इंट्रोड्यूस भी सिर्फ लोकसभा में ही करा जा सकता है। और इसके साथ ही देखिए स्पीकर के पास ही फाइनल अथॉरिटी होती है इस बिल को इंडोर्स करने की। स्पीकर ने अगर एक बार सर्टिफाई कर दिया कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है, तो वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, बाइंडिंग डिसीजन होगा, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता, पार्लियामेंट में भी उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता, राज्यसभा भी ये चीज नहीं क्वेश्चन कर सकती है। ऑल्दो ये चीजें देखिए आधार बिल में हुई थी, इसको स्पीकर ने इंडोर्स कर दिया था कि एज मनी बिल, बट ये मनी बिल नहीं था। तो देखिए ये स्पीकर का डिसीजन फाइनल हो जाता है इस मनी बिल से रिलेटेड, और ऐसे ही प्रेसिडेंट भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सारी की सारी जो फाइनल अथॉरिटी है मनी बिल को इंडोर्स करने की, सर्टिफाई करने की, वो सिर्फ स्पीकर के पास ही है। और जब भी ये बिल राज्यसभा को ट्रांसमिट करा जाएगा आफ्टर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर,
उसके बाद राज्यसभा के पास जस्ट कुछ रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस ही रहती हैं और प्रेसिडेंट को भी अपना एसेंट देना ही होता है, क्योंकि ये मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर है ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों की मनी यूज करी जा रही है, तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही रिस्पॉन्सिबल होना होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि लोकसभा का पार्ट है। इसलिए ये बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब देखिए, इंट्रोड्यूस भी ये प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही करा जाता है। जो हमने ऑर्डिनरी बिल देखा था उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं थी। जब दोनों ही हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा से बिल पास हो गया था उसके बाद ही फिर प्रेसिडेंट के पास जाता था। बट यहाँ पर क्या है, मनी बिल में क्या है कि पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही फिर कोई मिनिस्टर इस पब्लिक बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगा। अब लोकसभा में जब ये बिल जाएगा तो लोकसभा के पास दो ऑप्शंस रहती हैं। लक्ष्मीकांत में देखिए ये चीज दी नहीं गई है, बट लोकसभा के पास टेक्निकली दो ऑप्शंस रहती हैं। पहले तो वो इस मनी बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है और दूसरी ऑप्शन है पास करने की। और अगर इस मनी बिल को लोकसभा ने ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। लोगों को भरोसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी मनी को कैसे यूज कर रही है। तो अगर ये बिल रिजेक्ट कर दिया गया है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हो जाएगी सेंशर्ड, और अगर गवर्नमेंट सेंशर्ड हो चुकी है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के फॉल करने के चांसेस बढ़ चुके हैं और अब गवर्नमेंट के सारे काम बंद हो जाएंगे। वो तभी काम कर पाएगी अगर पहले थ्रू कॉन्फिडेंस मोशन वो अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में प्रूव करे। और अगर लोकसभा में गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट यहीं पर ही फॉल कर जाएगी। तो ये तो थी फर्स्ट ऑप्शन, अगर लोकसभा ने बिल को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी ऑप्शन अब देखिए है कि लोकसभा ने बिल को पास करा, पास होने के बाद स्पीकर ने उसको इंडोर्स करा और फिर बिल जाएगा अब राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद 14 डेज का टाइम दिया जाता है। देखिए, जो ऑर्डिनरी बिल था वहां पर तो राज्यसभा के पास बहुत सारी पावर्स थी। इनफैक्ट ऑर्डिनरी बिल के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इक्वल ही पावर्स हैं, और राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल के लिए 6 मंथ का भी टाइम रहता है। बट अगर मनी बिल है, क्योंकि राज्यसभा के पास ही मैक्सिमम पावर लोकसभा के पास ही मैक्सिमम पावर है, तो राज्यसभा को जस्ट 14 डेज दिए गए हैं। विद इन 14 डेज ही सारे डिसीजंस राज्यसभा को लेने होंगे। और राज्यसभा क्या डिसीजन ले सकती है, देखिए ये तो खत्म ही हो गया, ना तो वो बिल को रिजेक्ट कर सकती है और ना ही वो बिल को अमेंड कर सकती है। दो चीजें ही कर सकती है, या तो वो कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशंस देगी राज्यसभा, या फिर डायरेक्टली बिल को पास करेगी। और अगर राज्यसभा ने बिल को पास करा है फिर उसके बाद बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास भी दो ऑप्शंस ही रहेंगी, या तो वो एसेंट दे सकेगी बिल को और फिर मनी बिल पास होकर एक एक्ट बन जाएगा, और उसके बाद या फिर बिल को विद होल्ड कर सकती है। प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अब रिटर्न क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मनी बिल ऑलरेडी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में, तो वो रिटर्न तो करेंगे ही नहीं। या तो वो अपना एसेंट देंगे या फिर वो बिल को विद होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो था अगर राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, बट अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं तो उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा। पहले तो देखिए, अब राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी, उसके बाद वापस बिल गया लोकसभा में। अब लोकसभा या तो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करेगी, और अगर रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर रही हैं वो मनी बिल का पार्ट बन जाएंगी, और बिल को मान लिया जाएगा कि दोनों ही हाउसेज ने पास कर दिया है इन मॉडिफाइड फॉर्म, कि चेंज्ड फॉर्म में। थोड़ा चेंज हुआ है ना, राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को लोकसभा ने एक्सेप्ट करा है तो वो फिर कुछ चेंजेस ऐड करी जाएंगी, तो मॉडिफाइड फॉर्म में बिल पास हो जाएगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं करा है उस केस में भी बिल पास ही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के पास ही ज्यादा पावर्स हैं। बिल तब भी पास हो जाएगा अगर रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं करा है, और इसको मान लिया जाएगा कि दोनों ही हाउसेज ने पास कर दिया है। राज्यसभा का ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, और ओरिजिनल फॉर्म में ही ये बिल पास हो चुका है, मॉडिफाइड फॉर्म में पास नहीं हुआ है। और अगर देखिए 14 डेज का टाइम दिया गया था राज्यसभा को, अगर विद इन 14 डेज इसने
बिल को रिटर्न नहीं करा है हाउस को, कुछ चेंज रिकमेंडेशंस भी नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं करा है राज्यसभा ने 14 डेज तक, तो इस केस में फिर बिल अगेन पास मान लिया जाएगा इन दी ओरिजिनल फॉर्म जिसको लोकसभा ने पास करा था। तो ये तो था ओवरऑल प्रोसीजर। अब देखिए इसके बाद भी जो भी डिसीजन लोकसभा ने दिया है, इसके बाद भी अगेन फिर बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के पास अगेन दो ही ऑप्शंस रहेंगी, या तो एसेंट देना या फिर बिल को विद होल्ड करना। तो ये तो था इस मनी बिल का प्रोसीजर। अब देखिए एक ना डिफरेंस भी अभी हमें यहाँ पर देखना है। जब हमने ऑर्डिनरी बिल की बात करी थी उस केस में हमने देखा था कि अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, चेंजेस दी हैं, लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं करी है, और ऐसे ही अगर राज्यसभा ने बिल को पेंडिंग छोड़ दिया है तो एक डेडलॉक आ जाता था। और ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर डेडलॉक आ गया था तो फिर ज्वाइंट सिटिंग करवाई जाती थी। बट यहाँ पर मनी बिल के केस में चाहे राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशंस दी हैं और लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं करी हैं, या फिर राज्यसभा ने 14 डेज के लिए बिल को ऐसे ही छोड़ दिया है, रिटर्न ही नहीं करा है, तो उस केस में भी किसी भी सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है और राज्यसभा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस मनी बिल से रिलेटेड। अगर राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी है तो भी ओके है, एक्सेप्ट नहीं करी गई है तो भी ओके है। तो राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, और अगर पावर नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग की तो प्रोविजन का कुछ रह ही नहीं जाता है, मतलब क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग तो तभी करवाई जाएगी ना अगर दोनों ही हाउसेस के पास इक्वल पावर होंगी। तो ये तो था ओवरऑल इसका सारा कंप्लीट प्रोसेस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अच्छा अब देखना है हमने कि प्रॉब्लम्स क्या हैं मनी बिल से रिलेटेड। देखिए हमने क्या देखा था कि जो स्पीकर है, स्पीकर का फाइनल डिसीजन रहता है। मनी बिल को अगर इंडोर्स कर दिया, स्पीकर ने अगर इंडोर्स कर दिया है कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है, तो वही डिसीजन फाइनल होगा। इसको ना तो कोर्ट में क्वेश्चन करा जाएगा, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही हाउस, किसी भी सिचुएशन में इसको क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। ये आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू माना जाएगा। तो सबसे बड़ी इशू तो यही ही है। अब स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर रूलिंग पार्टी से जनरली आते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बाय कन्वेंशन स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही आते हैं। तो स्पीकर मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली कुछ किसी भी बिल को अगर ये रूलिंग पार्टी की साइड से आ रहा है तो उसको वो मनी बिल इंडोर्स कर सकता है, वो रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजन ले सकता है। और प्रॉब्लम कहां पर आ जाएगी कि इस डिसीजन को क्वेश्चन भी नहीं करा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आधार बिल की भी एग्जांपल दी थी। आधार बिल में देखिए एक तो इसको जब इसको लेके आए थे, अब तो खैर चीजें बदल चुकी हैं, जब ये बिल स्टार्टिंग में आया था तो एक तो इसको कंपलसरी बना दिया गया था, हर जगह पर हर एक चीज पर इसको कंपलसरी कर दिया गया था। दूसरा इसमें डेटा और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी रेज करे गए थे। और हमें पता है कि इससे पहले के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट आ चुकी थी इस आधार बिल से पहले, और के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट ने जो प्राइवेसी है उसको एक फंडामेंटल राइट बता दिया था। तो लोगों ने ये इशू भी रेज करा था इस आधार बिल में। और ऐसे ही देखिए लोग कह रहे थे जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑस्पेक्ट मनी से रिलेटेड है आधार बिल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मनी बिल बन जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने 110 आर्टिकल की 7th प्रोविजन को यूज करके, जो हमने इंसिडेंटल वाला पार्ट देखा था, उसको यूज करके इस आधार बिल को मनी बिल ही इंडोर्स कर दिया गया था बाय स्पीकर। अब उसको कहीं चैलेंज तो करा नहीं जा सकता था, तो फिर वे बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था। और आधार बिल अभी इस चीज में हम पढ़ेंगे नहीं, आधार बिल का कहीं कभी और टाइम पर देख लेंगे। बट इससे रिलेटेड फिर बहुत सारा इशू भी रेज हुआ था कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का भी है। फिर गवर्नमेंट ये भी बोल रही थी कि जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है क्योंकि ये जुडिशियल ओवर रीच बन जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हुई थी। फिर उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा कि अभी भी डिसीजन स्पीकर का ही बाइंडिंग है, स्पीकर के पास ही फाइनल अथॉरिटी है। जब ये आधार बिल से रिलेटेड सारे इशू चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें बोली थी फाइनली कि अभी भी स्पीकर के पास ही फाइनल अथॉरिटी है। बट जो जुडिशरी है ये जस्टिफिकेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये चीजें चेक कर सकती है कि जो भी डिसीजन लिया गया है क्या वो रैशनल डिसीजन है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट
स्पीकर की चेक कर सकती है, अदरवाइज स्पीकर का फाइनल ही डिसीजन होगा। स्पीकर की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, बट फिर भी रैशनैलिटी को चेक करा जा सकता है, डिसीजन की रैशनैलिटी को चेक करा जा सकता है। अब देखिए एक और है इसी से रिलेटेड ही, मोहम्मद सिद्दीकी केस, मोहम्मद सैयद सिद्दीकी केस। ये केस भी मनी बिल से ही रिलेटेड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दी थी कि रिलेटेड टू मनी बिल द डिसीजन टेकन इज एंटायरली ऑफ स्पीकर, स्पीकर का ही फाइनल डिसीजन है और इसको क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, बट यस फिर भी रैशनैलिटी को चेक करा जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो मनी बिल से रिलेटेड आपने ये मोहम्मद सईद सिद्दीकी केस को भी याद रखना है। एंड सबसे बड़ा इशू तो मनी बिल से रिलेटेड है ये इसकी 7th प्रोविजन, जिसका मिसयूज होता है 110 आर्टिकल की 7th पोजीशन, जो इंसिडेंटल वर्ड की है। देखिए इसी वर्ड के बेसिस पर ही तो जो आधार फाइनेंस एक्ट ये 2017 का ये आया था, इसी की वजह से ही तो फिर इसको मनी बिल इंडोर्स कर दिया गया था और इसको बाद में चेंज करा गया था। अब देखिए इस इंसिडेंटल वर्ड का मिसयूज कितना बड़ा है कि लोगों की मनी को मिसयूज करा जा सकता है। अगर स्पीकर ने एक बिल को मनी बिल इंडोर्स कर दिया गया है, मनी बिल इंडोर्स कर दिया है, राज्यसभा से सारी पावर छीन ली गई है, क्योंकि अगर मनी बिल है तो राज्यसभा के पास तो कोई पावर है ही नहीं, राज्यसभा से पावर छीन ली गई है। लोकसभा में स्पीकर ने इसको इंडोर्स कर दिया है और स्पीकर आता है रूलिंग पार्टी से, तो लोगों की मनी का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जस्ट एक इस सिंपल वर्ड इंसिडेंटल की ही वजह से। तो ये तो थे मनी बिल से रिलेटेड कुछ इश्यूज। अब है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है, इसको देखेंगे। ऑर्डिनरी बिल को देखिए किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, बट जो मनी बिल है हमने अभी देखा कि वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ऐसे ही जो ऑर्डिनरी बिल है इसको एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, क्योंकि इसमें लोगों की मनी की ही पर्टिकुलरली बात नहीं करी जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं इस ऑर्डिनरी बिल में, बट मनी बिल में क्योंकि लोगों की मनी की बात करी जाती है और लोगों की मनी के लिए लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो इसको एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल को। इसके साथ ही जो ऑर्डिनरी बिल है इसको विदाउट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस करा जाता है। इंट्रोडक्टरी स्टेज पर मनी बिल ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, दोनों हाउसेज में पास होने के बाद ही चाहिए होती है, बट मनी बिल को इंट्रोडक्टरी स्टेज पर ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेज में मनी बिल से रिलेटेड इक्वल पावर है दोनों ही हाउसेज की, और अगर इक्वल पावर है लाइक लोकसभा, राज्यसभा भी ऑर्डिनरी बिल को अमेंड कर सकती है और ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। बट मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। रीजन सेम है कि क्योंकि ये लोगों की मनी है और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे होते हैं। लोकसभा में ही लोगों के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू मनी बिल। इसीलिए राज्यसभा को कम पावर्स दी गई हैं, तो राज्यसभा इसको अमेंड भी नहीं कर सकती है और इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है, इसको बस रिटर्न ही करेगी, और उसके लिए भी इसको 14 डेज का ही मैक्सिमम टाइम दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि यहाँ पर मनी बिल को 14 डेज का टाइम दिया गया है, और इसके साथ जो ऑर्डिनरी बिल है उसके लिए राज्यसभा के पास मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम होता है कि वो एक ऑर्डिनरी बिल को पेंडिंग छोड़ सकती है, कि राज्यसभा ने 6 मंथ के लिए ऑर्डिनरी बिल के ऊपर कोई डिसीजन लिया ही नहीं। तो इसके ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 मंथ का टाइम है, मनी बिल के केस में जस्ट 14 डेज ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनरी बिल के लिए स्पीकर की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, स्पीकर जस्ट ऑथेंटिकेट ही करेंगे कि कोई बिल पास हो गया है या पास नहीं हुआ है ऑर्डिनरी के केस में। बट मनी बिल के केस में स्पीकर सर्टिफाई करते हैं या फिर इंडोर्स करते हैं राज्यसभा को ट्रांसमिट करने से पहले
कि यस ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है और अब आपके पास बहुत कम पावर्स हैं इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है 7th, इट इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज। ये भी देखिए हमने देख लिया है कि पहले दोनों हाउसेज पास करेंगे, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है मनी बिल को, पहले दोनों हाउसेज पास करेंगे उसके बाद ही प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए इसको भेजा जाएगा। और अगर किसी एक हाउस में भी डेडलॉक आ गया है, क्योंकि देखिए मनी जो ऑर्डिनरी बिल है वो तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा इसको रिजेक्ट कर सकती है, और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था तो राज्यसभा इश्यूज रेज कर सकती है। तो दोनों ही सिचुएशन में एक डेडलॉक बनेगा और इसके लिए फिर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन करेंगे ऑर्डिनरी बिल के केस में। बट जो मनी बिल है ये ऑलरेडी पहले ही इंट्रोडक्टरी स्टेज पर प्रेसिडेंट के एसेंट से या फिर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इसको इंट्रोड्यूस करा गया था लोकसभा में, और क्योंकि लोकसभा के पास ही मैक्सिमम पावर्स हैं तो कोई चांस ही नहीं रहता है डिसएग्रीमेंट का, क्योंकि अगर राज्यसभा ने इसको अप्रूव भी नहीं करा है या फिर राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं भी करा गया है तब भी मनी बिल पास हो ही जाएगा अगर सिर्फ लोकसभा ने ही इसको पास कर दिया है। कंडीशन क्या है कि लोकसभा मनी बिल को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि अगर लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का फॉल। राज्यसभा ने रिजेक्ट करा है या नहीं करा है वो कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन भी नहीं होती है इन केस ऑफ मनी बिल। 8th पॉइंट क्या है कि इसकी डिफीट मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है मे लीड, और वो भी तब होगा क्योंकि देखिए जो ऑर्डिनरी बिल है वो तो एक प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और अगर प्राइवेट मेंबर के बिल को देखिए इंट्रोड्यूस करा गया है और अगर वो रिजेक्ट हो गया है, पहले तो रेजिग्नेशन का कोई केस रह ही नहीं जाता है प्राइवेट मेंबर के केस में। बट अगर ये बिल मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा है और वो भी लोकसभा में, और लोकसभा में इसकी डिफीट हो जाती है, तब कुछ चांस रहेगा कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़े, क्योंकि देखिए एक मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा है और मिनिस्टर क्या है गवर्नमेंट का पार्ट है, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है और लोकसभा में इसकी डिफीट हो चुकी है, और लोकसभा में क्या है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो चांस बन सकते हैं बट कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। बट मनी बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की डिफीट होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की डिफीट होगी, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को भरोसा ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन बी अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, रिटर्न्ड फॉर द रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करी गई है, जब दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया है उसके बाद प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है, तो वो उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, अपना एसेंट भी दे सकते हैं, इसको विद होल्ड करके इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद हाउस की रिकमेंडेशन के लिए इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। बट मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, जस्ट या तो अप्रूव करेंगे या फिर इसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये तो सारा था मनी बिल से रिलेटेड टॉपिक।